चले जी, हम अपना वो चैप्टर डिस्कस करने लगते हैं जिसने आपकी हर जगह पे बेस बनानी है। पीआरसी में, पीआरसी के बाद अब एफआर में आते हैं वहां पे। और फिर इस चैप्टर के वेरियस जगहों पे इसको इस्तेमाल होना है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर बेसिकली रिलेटेड जो होगा वो आपका पीपी से होगा, जिसको हम कह रहे होंगे कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको जरा हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। ये चैप्टर ना आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपके लिए हद से ज्यादा अहम है। ये चैप्टर आपकी बेस बनाएगा, और जब आपकी ये बेस बन गई बेहतर, तो आपकी हर चीज जो है वो क्या हो जाती है, इसमें आसान हो जाती है, इसमें इजी हो जाती है। ये वो बेस है जो पीआरसी में अगर आप अपनी बेहतर बना के बैठे हो ना, तो आपका एफएआर जो है वो आराम से निकल जाता है। इस चैप्टर की वेटेज, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस एफएआर में इतनी ज़्यादा है कि आप देख लें कि अगर आपको IAS 16 आता हो, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, अगर आपको ये IAS 16 का चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली आता हो, तो आप इससे क्या कुछ कर सकते हैं। इस IAS 16 के चैप्टर से जो आपका फाइनल अकाउंट होगा, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आना है, वहां पे जो उसकी मेजर एडजस्टमेंट्स हैं वो यहाँ से होगी। मेजर एडजस्टमेंट्स की बात करें तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हो जाएगी, और कैरिंग वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो जो है वो हो जाएगी। उसके अलावा जब आप एफएआर में आएंगे, तो एफएआर में याद रखिएगा, इस चैप्टर की जो आगे डिटेल्स में होंगी, उस डिटेल्स में रीवैल्यूएशन सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो गया, उसके अलावा कैश फ्लोज हो गया, यहाँ पे सारी मूवमेंट कैसे होनी है, ये सारा कुछ जो है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप अकाउंटिंग में याद रखिएगा, अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर है ना आपका, विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आपके लिए बेस बनेगा। ये आपके लिए क्या बनेगा, बेस बनेगा, बुनियाद बनेगा। और आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सीखना होता है। समटाइम्स होता है बच्चे कहते हैं आसान सा तो है, कर लेंगे हो जाएगा, आसान बेशक लग रहा हो, लेकिन इसको जान मार के आपने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रखनी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लगनी है, बिकॉज अगर हम इस चैप्टर को डिवाइड करें इसके कंटेंट्स में, तो क्या कुछ आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, जो बेसिक्स की बात होगी हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जब हम अपने बेसिक्स के ऊपर आएंगे, जब हम अपने बुनियाद के ऊपर आएंगे, तो उसके ऊपर हम देखेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं। बेसिक्स की बात करेंगे तो बेसिक्स में हम देखेंगे बेसिकली हमारे एसेट्स क्या होते हैं, हम उनको देख रहे होंगे। एसेट्स को इनिशियली हमने किस तरह से रिकॉर्ड करना है, वो हमने चीज़ यहाँ पे देखनी है। और एसेट्स को फिर हमने सब्सीक्वेंटली किस तरह से लेके चलना है, वो चीज़ देखेंगे। तो एक तो ये चीज़ हमारी बेस बनेगी। ये जो बेसिक्स की ये वाली नॉलेज है ना, ये वाली, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी थियोरेटिकली, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट तो होगी, बट दैट इज इम्पोर्टेंट थियोरेटिकली। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। उस बेसिक्स के बाद जो है आप कहाँ पे जाएंगे, यू विल गो टू द डेप्रिसिएशन। आप उस डेप्रिसिएशन को सीखेंगे। इस डेप्रिसिएशन में आप देखेंगे कि मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो क्या है क्या नहीं है, कैसे आप उसको लेके चलेंगे। आपके जो चार मेथड्स होंगे, आप उसको क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो दो चीजें हैं ना, ये दो चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो है वो PRC 1 के लेवल से होता है। ये वो दो चीजें हैं जिनका ताल्लुक, जिनका कंसर्न जो है वो PRC के लेवल से है। लेकिन ये दो चीजें जो PRC के लेवल से रिलेट करती हैं, ये एफआर में जाके इतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दो चीजों से बड़ा कुछ बनेगा। इन दो चीजों को जो हम यहाँ पे सीख के बैठे होंगे, हम यहाँ पे सीखेंगे
कि डेप्रिसिएशन की जो एंट्री आप पीआरसी में सीखते हो वही जाके एफआर में काम होगी और आपके फाइनल अकाउंट में आएगी। आपने कैरिंग वैल्यू जो है वो किस तरह कैलकुलेट करनी है आप यहाँ पे सीखेंगे, आपके एफआर में काम आएगी। और फिर आपने जो आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, फाइनल अकाउंट्स में कौन सी चीज चाहिए वो भी यहाँ पे देखना होता है। तो बेशक पीआरसी है, बेशक एफआर है, यहाँ पे लेजर्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्चुअली जो है वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें जो हैं ये आपके बेसिक लेवल पे है। मेजोरिटी बच्चों का एफआर में जब आते हैं, जब अगले लेवल में जाते हैं, तो यकीन माने रिजल्ट के बाद जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं उनको ये बेसिक लेवल भी नहीं आता। रियलिस्टिकली मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो इसमें भी सफर कर रहे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डेप्रिशिएट एसेट्स। उनको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में जो है वो भी क्या होती है, प्रॉब्लम आ रही होती है। उनको कैरिंग वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनको ये नहीं पता कि एसेट को रिकॉर्ड करना है, उसकी मेजरमेंट क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी, ये सारा कुछ जो है प्रॉब्लम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम शुरू होती है पीआरसी से। जब पीआरसी 1 में आप बैठे काम कर रहे होते हैं, जब वहां पर बेहतर काम नहीं कर पाते तो मसला आपके यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद जो है वो क्या आती है, आपकी एडवांस चीजें आती हैं। अब एडवांस जो है जिसका ताल्लुक एफआर से होगा उसमें हम देखेंगे डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, इसको देखेंगे। और नंबर 4 पे हम देखेंगे रिवैल्यूएशन वगैरह। तो देखा जाए इस पूरे जो चैप्टर्स हैं, जो हमारा IAS 16 है, जो आपका IAS 16 है, ये जो दो चीजें हैं दैट इज पीआरसी बेस्ड। ये जो दो चीजें हैं ये आपने जाके एफआर में पढ़नी है और दैट इज एडवांस। तो इस चैप्टर को पता हो कि भाई इस चैप्टर में 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स है जो हम क्या कर रहे होंगे, लेकर चल रहे होंगे, इसको हमने लेकर बात करनी है। तो अब हम इसको इसी पर्सपेक्टिव पे समझेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसेट्स की। इन एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, इन एसेट्स को खरीदा, इन एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद हमने इनको डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करने के बाद फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंट करना है। ये सारा कुछ जो है दैट इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये सारा कुछ हमने सीखना है। आपको पता हो ये कि क्या है और किस तरह से हम चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स थोड़े से रिकॉल करेंगे, उनके बाद जो है हम क्या करेंगे, हम आगे चीजों को लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद एक वो चीज जो बड़ी बुनियादी तौर के ऊपर है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर्स। आपको पता होगा और आप लोग इस चीज को सीख के भी आए होंगे कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इसको हम कहते हैं कि ये हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरे होते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अब ये बात क्यों बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के सवाल करते हुए कुछ चीजें ऐसी हैं जो रेवेन्यू बेस्ड होनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कैपिटल बेस्ड होनी है। आपको ये कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। आप पीआरसी में है, आप एफआर में है, आप सीआर में है, आप सीफएफ 1 में है, मार पड़ती है वो आपको इसलिए पड़ती है बिकॉज आप कंसेप्चुअली लैक कर रहे होते हैं। कंसेप्ट्स क्लियर हो कि पता हो कि कौन सी चीज क्या है क्या चीज नहीं है, देन यू गोना सिक्योर योर पेपर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनका ताल्लुक आपके डे टू डे इवेंट से होता है, जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं, या जिनका ताल्लुक आपके बिजनेस के ऑपरेशन से है, आपके कारोबार के चलने से है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो कह रहे होते हैं। ये इनका बेनिफिट जो है, अगर हम इनके बेनिफिट की बात करें, वो भी जो है कितना होता है, लेस देन 1 ईयर जो है इनका बेनिफिट होता है। मतलब आज हमने इस्तेमाल किया, आज ही हमने बेनिफिट लिया, और आज ही ये क्या हो गए हैं, हमारे खत्म हो गए हैं। इसके कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास जो आएंगे वो होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है क्या, ये लॉन्ग टर्म होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेसिकली जो है वो क्या होते हैं,
लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि मैंने आज खर्चा किया है और इसका बेनिफिट जो है वो मोर देन 1 ईयर मुझे मिलता रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं बच्चों, याद रखना कि जब आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पे आपने इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को अपने एक्सपेंस के तौर के ऊपर शो करना है। हर चैप्टर में हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे, हर चैप्टर की ये लॉजिक्स पता होनी चाहिए आपको। बिकॉज जब हम फाइनल अकाउंट करने बैठेंगे ना, फाइनल अकाउंट मुझे सवाल करते हैं जी फाइनल अकाउंट तो नया चैप्टर है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। फाइनल अकाउंट्स जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, वो एक नया चैप्टर नहीं है, बल्कि हम जितने स्टैंडर्ड्स पढ़ के आ चुके होते हैं, जितने चैप्टर्स पढ़ के आ चुके होते हैं, उनको समराइज करके रिपोर्ट करना, लिखना है। आपने एसेट्स पढ़ा, एसेट्स कहाँ जाने हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहाँ पे जाने हैं, बैलेंस शीट में कहाँ पे जाने हैं, इस चीज को देखना है। आपने इन्वेंट्री पढ़ी है, इन्वेंट्री कहाँ कहाँ जानी है, कैसे लिखनी है, इसको हमने देखना होगा। आपने क्रूड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को पढ़ा हुआ है, क्रूड कहाँ पे जाने हैं, प्रीपेड कहाँ पे जाने हैं, कौन से करंट है कौन से नॉन करंट है, इस चीज को हमने क्या करना होगा, देखना होगा। डेटर्स को पढ़ा है, बैड डेट्स जो है वो कहाँ लिखने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो हमने कहाँ पे लिखनी है, बैलेंस शीट में ग्रॉस डेटर्स आने हैं, नेट डेटर्स आते हैं, वो है। तो जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर जो हमारा कंफर्म ऑलमोस्ट लॉन्ग बनता ही बनता है, उसमें आपने हमेशा याद रखना है कि फाइनल अकाउंट इज बेसिकली प्रेजेंटेशन। जो हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए, हमने सारे पढ़ लिए स्टैंडर्ड, हमने आई एस 16 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, डेटर्स पढ़ लिया, क्रूअल प्रीपेमेंट पढ़ लिया, बोरिंग कॉस्ट पढ़ लिया, हमने इम्पेयरमेंट पढ़ लिया, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, हमने जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं जो इन सबसे रिलेट कर रहे थे, उनसे जो नॉलेज आई है उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करना है। तो वो प्रेजेंटेशन से रिलेट करना है। अगर आप उसको, जब आप अपना सिलेबस एंड कर रहे हो, एट द एंड ऑफ सिलेबस अगर आप उस चैप्टर को याद करने की कोशिश करें कि यार ये इसका फॉर्मेट है, इसमें ये चीज आएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने प्रैक्टिकली पूरे सेशन में सीखा कुछ नहीं, आपने क्राइम ही किया। तो लॉजिकली चीजों को लेके चलना है, लॉजिकली चीजों को लेके चलना है, चीजों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो, आपको हर चीज का लॉजिक पता होगा, कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, कौन सी चीज कहाँ पर नहीं जा रही। तो रेवेन्यू बेस्ड जो एक्सपेंडिचर्स होंगे वो हमेशा कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे एक्सपेंस आउट हो रहे होंगे। और जो कैपिटल बेस्ड एक्सपेंडिचर्स होंगे इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कैपिटलाइज करेंगे, हम इनको अपनी बैलेंस शीट में जो है वो क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो ये एक बेसिक चीज जो है वो क्या करनी है, हमने याद रखनी है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं एसेट्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसेट्स की, तो हमें एसेट्स की कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं। एक वो जिनको हम कहते हैं कि ये हैं हमारे करंट एसेट्स, और दूसरे वो हैं जिनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। क्या आप सब बच्चों को करंट एसेट्स में और नॉन करंट एसेट्स का डिफरेंस पता है? एवरीवन? अब जैसे ही करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का टर्म लिखी जाती है ना, आप फौरी तौर पे क्या देते हैं कि ये वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट, जिसका फायदा जो है दैट इज लेस देन 12 मंथ्स, आप ये कह देते हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो हैं जिसका फायदा, जिसका बेनिफिट जो है वो क्या है हमारे पास, मोर देन 12 मंथ्स है। अगर हम करंट एसेट्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं कि जो आपकी IAS 2 के तहत इन्वेंट्री आती है वो आ जाएगा, आपका बैंक जो है वो आ जाएगा, आपका कैश जो है वो आ जाएगा, आपके जो प्री पेड एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें आ रहे होंगे। और कौन से होंगे आपके करंट एसेट्स, आपकी एडवांस सैलरीज या एक्सपेंसेस जो भी पे की हैं वो इसमें आ जाएंगे, आपके डेटर्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। मोस्टली यही है करंट एसेट्स। सर ये जो सारे करंट एसेट्स है ना, याद रखिएगा
ये सिर्फ आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके हैं। अब पीआरसी के बाद आप इनको आगे जाके कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसलिए डेटर्स, कैश, बैंक, इन्वेंट्री, इनको पीआरसी में अच्छी तरह सीखना चाहिए। हाँ, जब एफआर में आएंगे या एफआर में आके जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे होंगे, तो फाइनल अकाउंट में हम डेटर्स को डिस्कस करेंगे, हम प्री पेड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस को, इनकम को डिस्कस करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे, हम बीआरएस को डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कशन बहुत ही बेसिक लेवल की होगी। तो लेकिन ये सारे पीआरसी में सीखने हैं आपने। और नॉन करंट एसेट्स में कौन से आएंगे हमारे पास? नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास आ जाएगा बेसिकली IAS 16। इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो जो है क्या आ रहा होगा हमारे पास, आ रहा होगा। अगर हम नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लैंड, उसको डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके अलावा आपके पास जो प्लांट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, जो मशीन होगी उसको डिस्कस करेंगे, हमारे पास जो व्हीकल होगी उसको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, हमने डिस्कस कर रहे होना है। इन नॉन करंट एसेट्स के साथ भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे आप डिस्कस करते हैं आगे जाके, IAS 23 है, IAS 36 है, IAS 20 है, IAS 40 है, ये भी डिस्कस करते हैं। अब इसके अलावा 41 भी डिस्कस करते हैं, बट वो एक अलग चीज़ है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, उन एसेट्स की जिसका बेनिफिट जो है मोर देन 12 मंथ्स है। इनको हम क्या कहते हैं, ये हमारे नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? नॉन करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। सारी डिस्कशन जो है वो हमारी इसके मुतालिक ही होगी। फिर इन एसेट्स को जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इसकी एक और डिवीजन है। इस एसेट्स की जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी एक और डिवीजन जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो डिवीजन जो है वो बेसिकली क्या होगी, अगर हम उसको देखें, एक होते हैं हमारे टैंजिबल एसेट्स, और दूसरे जो हमारे कौन से होते हैं उनको हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। एक कौन से होते हैं? टैंजिबल एसेट्स। और दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास? इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो मौजूद हो, इसको टच कर सके, इसको छू सके। लाइक मैं आप लोगों को इस कैमरे से टच नहीं कर सकता, बट मैं इस कैमरे को टच कर सकता हूँ। कैमरा इज फिजिकली बट माई इमेज इज नॉट फिजिकली। आप मुझे हाथ लगा सकते हैं? लगाओ, काटी ऐसे ही तैसे, लाओ हाथ। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो फॉर यू राइट नाउ इन दैट स्क्रीन आई एम इंटैंजिबल। लेकिन अगर आप मुझे इन पर्सन मिलेगा तो क्या होगा? टैंजिबल होगा। अब इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स वो हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसमें कौन से आते हैं? आपके पास आते हैं सॉफ्टवेयर। मैं इस वक्त एक स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है। आप लेक्चर जहां से ले रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या हम दोनों जो हैं वो इस सॉफ्टवेयर को हाथ लगा सकते हैं? क्या हम इस सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, इनटैंजिबल है। उसके बाद ये लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस भी एक एसेट है। उसके बाद ये कॉपीराइट्स जो होते हैं, ये भी एसेट्स हैं। आपके जो ब्रांड नेम्स होते हैं, ये भी एसेट्स हैं। आपकी गुडविल, ये सारे इंटैंजिबल एसेट्स हैं। इनके लिए अलग स्टैंडर्ड है जो आप जाके सीआर में डिस्कस करेंगे, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जब आप कल को पहुंचेंगे, और अगर मेरे पास आए तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं, दैट इज IAS 38। क्या डिस्कस करते हैं? IAS 38। और टैंजिबल वो हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो मौजूद है, जो प्रेजेंट है। उसके लिए फिर हम डिस्कस करते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड है IAS 16, बिकॉज लैंड को आप छू सकते हैं,
You can touch the building, you can touch the plant, you can touch the vehicle. They all are physically existing. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज IAS 16 इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गॉट इट। अब चूंकि हमारा मसला क्या है, मसला ये है कि हमने बनाना है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में एक आती है जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरी आती है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। इन दोनों में हमने क्या कुछ लिखना है जिसका ताल्लुक इस चैप्टर से हो, आपने इसको नोट करना है। जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे ना, जब हम फाइनल अकाउंट की बात करेंगे और जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करेंगे, इसमें हमने एसेट्स को शो करना होता है। बिकॉज हम यहाँ पे कुछ इस तरह से शो करते हैं कि ये है जी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। उस नॉन करंट एसेट्स में हम हेडिंग देते हैं कि जो लैंड है हम उसको उसकी जो भी वैल्यू होगी उसका लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो हम बिल्डिंग को लिखते हैं कि भाई ये बिल्डिंग की कॉस्ट है, उस बिल्डिंग की इसमें से लेस करवाते हैं हम, जो भी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो लेस करवा के हम लिखेंगे कैरिंग वैल्यू। हमारे पास अगर व्हीकल है तो हम व्हीकल की कॉस्ट वो यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से हम लेस करवाएंगे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हम उसकी क्या लिखेंगे, कैरिंग लिखेंगे। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसमें हमने सीखना है कि एसेट्स की जो कैरिंग वैल्यू है वो किस तरह से जाएगी वो देखना है। और जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे, यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने देखना है बेसिकली जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उसको हमने कैसे लिखना है। अगर कोई इन एसेट से मुतालिक रिपेयर हुई उसको हमने क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना है। अगर हमारे पास इन एसेट से मुतालिक कोई मेंटेनेंस हुई उसको एक्सपेंस आउट करना है। और अगर आप इनको कल को बेचते हैं, अगर आपका गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, आपने एसेट्स को बेचा तो वो गेन ऐड करेंगे। अगर आपका एसेट्स पे लॉस हुआ तो लॉस ऑन डिस्पोजल मतलब 100 की चीज 50 में बेचती तो वो लेस करवाएंगे। ये जो आपकी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चीजें नजर आ रही हैं, ये हमने यहाँ से सीखनी है और हमने जाके फाइनल अकाउंट में इसको लेके चलना है। तो डेप्रिसिएशन इज इजी, बट डेप्रिसिएशन को जब हमने जाके फाइनल अकाउंट में लेके चलना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होती है। तो यू मस्ट नो व्हाट इज इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू IAS 16 एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर। तो ये चीज आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। हाँ भी क्लियर है ये? तो चूंकि नाउ राइट वी नो कि हम क्या करने लगे हैं, हम अपने नॉन करंट एसेट्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन करंट एसेट्स। इसमें एसेट्स की कॉस्ट में क्या कुछ आएगा, उसकी इनिशियल रिकग्निशन क्या होगी क्या नहीं होगी, हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। जब ये बेसिक्स और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपके कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर मैं उस वक्त लेजर्स और एक्सट्रैक्ट्स बताऊंगा कि भाई इनसे फाइनल अकाउंट में क्या कुछ लिखना है। फाइनल अकाउंट्स में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ हमारे इन दोनों से ही आ रही होगी। हम उसको डिस्कस करते हैं अब वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स। हमारे पास यहाँ पे डिस्कस जो हो रहे हैं वो सारे कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। हम कौन सा एसेट डिस्कस कर रहे हैं, हम सारे के सारे जो एसेट डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। अब नॉन करंट एसेट्स में भी दो तरह के हैं, एक इंटैंजिबल एसेट्स हैं, एक टैंजिबल एसेट्स हैं। जो इंटैंजिबल एसेट्स है ना, इसके लिए रिमेंबर एक अलग स्टैंडर्ड होगा, उसका नाम है IAS 38। आप इसको जाके पढ़ेंगे कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जब आप कैप सिक्स में जाएंगे, अभी आप इसको पढ़ने की छोड़ दें। हम पढ़ रहे हैं टैंजिबल कौन से, नॉन करंट एसेट्स। मतलब वो एसेट्स की बात कर रहे हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है।
इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैपटॉप, व्हीकल, सारा कुछ फिजिकली जो एग्जिस्ट करता है, इनकी बात कर रहे हैं। इनके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो है पीपीई। अब मैं आपको बार बार जो वर्ड इस्तेमाल करूंगा पीपीई का, ये जो टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दे आर सेड टू बी पीपीई। अब पीपीई क्या होता है उसको देखते हैं। पीपी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट है, अगर हम देखें क्या है तो इसके डेफिनेशन ये याद नहीं करनी, लेकिन ये चीजें मैं हाईलाइट करूंगा वो समझनी है। कल को आपको एमसीक्यूज आएगा तो एमसीक्यूज को इस पर्सपेक्टिव पे सोचना है। पीपी क्या होते हैं? पीपी टैंजिबल आइटम्स है। क्या है? टैंजिबल आइटम्स। नंबर वन, एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। ये इस्तेमाल होंगे एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। अब क्या हुआ कि ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो आपके हैं एस्टर्स, ये फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इनका यूज जो है वो 1 साल से ज्यादा है आपके पास। तो 2 पॉइंट हो गए। एक एग्जिस्टेंस, ये भाई फिजिकली एग्जिस्ट करने हैं। नंबर टू, यूज जो है वो मोर देन 1 ईयर है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आप इनको इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? जो आपके पास 1 साल से ज्यादा रहेंगे, वो इनमें से अगर किसी भी एक पर्पस के लिए भी रहे तो हम इन्हें क्या मानेंगे? हम इनको अपना नॉन करेंट एसेट जो है वो मान रहे होंगे। अब वो पर्पस कौन से हो सकते हैं? कि दीज एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कि आप इनको गुड्स की प्रोडक्शन में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन लगाई हुई है, उस पर आप एसेट्स बना रहे हैं। जनरेटर लगाया हुआ है, वो मशीन चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डिंग ली हुई है, बिल्डिंग में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल्डिंग में आप ऑफिस खोला हुआ है, बिल्डिंग से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या फॉर रेंटल्स टू अदर, या आपने किराए पे देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरेटर्स जो है वो खरीदे हुए हैं और आप रेंटे जनरेटर का वो काम कर रहे हैं, या आपका रेंटे कार का काम है। आपने गाड़ियां खरीदी हुई हैं, आप रेंट पे दे रहे हैं, पैसा तो आ रहा है, गाड़ी भी आपकी है, आप इसको रेंट कमा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ये आपके ये पीपी कहला रहा होगा। या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑफिस वगैरह के लिए। तो अगर इसमें से कोई एक पर्पस इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कि ये मेरा पीपीई है। तो पीपीई के लिए हर एसेट पीपीई नहीं होता। हर एसेट पीपीई नहीं होता, ये चीज आपने याद रखनी है। किसी भी एसेट को पीपीई हम तब कहेंगे जब ये कंडीशंस फुलफिल होंगी। क्या? टैंजिबल आइटम है, यूज मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है, और इनमें से कोई उसका एक आधा यूज है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पीपीई कह रहे होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? उसके बाद एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आपने एक चीज देखनी है कि एसेट्स जो IAS 16 में जिसको पीपीई में रिकॉर्ड करेंगे वर्सेस IAS 2 वाली इन्वेंट्री। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसी है जो आपने खरीदी ही बेचने के लिए है, कोई भी चीज ऐसी है जो खरीदी ही बेचने के लिए है, रीसेल पर्पस के लिए है, तो वो हमेशा आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। या बनाई ही बेचने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, SBI कॉलेज है और यहाँ पे टोयोटा कंपनी है। सर टोयोटा जो गाड़ी बना रहा है, टोयोटा का काम ही क्या है? कि टोयोटा का काम है गाड़ी बनाना और बेचना, यही है। टोयोटा वालों के लिए ये गाड़ी जो है वो बना के बेच रहे हैं, वो किसका पार्ट बनेगी? IAS 2 का पार्ट बनेगी। हम उसको हमेशा इन्वेंट्री मानेंगे। हम उसे क्या मानेंगे? हमेशा इन्वेंट्री मानेंगे। लेकिन अगर यही गाड़ी SBI वालों के पास है, SBI ने ली हुई है, तो SBI इसको नहीं बेच रहा, वो तो खुद इस्तेमाल कर रहा है। तो SBI के लिए क्या होगी? ये IAS 16 में पीपीई का पार्ट जो है वो बन रही होगी। जैसे एक कंपनी है कैट, आपने अक्सर नाम सुना होगा, बड़ी सी कंपनी कैटरपिलर की है।
इसमें बड़े बड़े इंजन्स, मशीनें, क्रेन्स बन रही होती हैं। अब अगर कैट वालों के पास कोई क्रेन पड़ी हुई है, अगर कैट वालों के पास कोई जनरेटर पड़ा हुआ है, अगर कैट वालों के पास कोई बुलडोजर है, ये बना रहे हैं, ये बना के बेच रहे हैं, इनके लिए इन्वेंट्री है। वही अगर जनरेटर कैट वालों को मैंने लेकर लगा लिया, मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लिए क्या बनेगा, ये पीपी कहला रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लैंड है, मैं इस लैंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो लैंड जो मेरे इस्तेमाल में है, मेरे यूज में है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, पीपीई कहला रहा होगा। लेकिन एक मलक रियाज नामी बंदा है, उसके पास भी लैंड है, वो प्लॉट लेके बेच रहा है, तो उसके लिए क्या होगी, ये इन्वेंट्री जो है वो कंसिडर हो रही होगी। तो रिमेम्बर, लाजमी नहीं है कि आपके लिए जनरेटर है तो एसेट ही होगा, गाड़ी जो है वो एसेट ही होगी भाई। दे कैन बी इन्वेंट्री, दे कैन बी एसेट। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, दैट डिपेंड्स सोलली कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। आपने अगर उसको बेचने के लिए खरीदा हुआ है, तो आपके लिए फिर वो इन्वेंट्री है, आप उसको IAS 2 में लेके चल रहे होंगे। लेकिन अगर 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 आप उनको खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंजिबल भी हैं, उनकी लाइफ भी मोर देन 1 ईयर है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका IAS 16 में आ रहा होगा। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। बताएं, क्या किसका आंसर है? बताएं, शाबाश।
बाकी बच्चे बताएं। देखिए ये सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल by stating whether the item listed below can be recognized as property, plant and equipment and reason if they cannot be recognized। उसने कहा है कि जो नीचे मैंने आइटम्स बताई हैं आपको, क्या ये आइटम्स पीपीई हैं या नहीं है। सिंपल सी बात है, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो पहला है स्मॉल टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, ये पीपीई नहीं है। उसके बाद स्टैंड बाय जनरेटर, आपके पास जनरेटर है जो 7 साल इस्तेमाल करेंगे, ये पीपीई है। ऑफिस बिल्डिंग, ये पीपीई है। ट्रेडमार्क तो इंटेंजिबल होता है, ये पीपीई नहीं है। पीपीई के लिए लाजमी है कि वो टेंजिबल होना चाहिए। ऑफिस प्रिंटर पीपीई है। अ प्लॉट ऑफ लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, जो चीज खरीदी ही बेचने के लिए है तो वो इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, पीपीई नहीं है। अ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये भी जो है पीपीई है आपकी। अब बस फॉर पिक एंड ड्रॉप ऑफ स्टाफ मेंबर, ये भी आपकी पीपी है। और जनरेटर है, किसी दूसरे को रेंट पे दिया हुआ है। जनरेटर तो आपका है, जनरेटर तो आपका है, रेंट पे दिया, रेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये पीपी ही कहला रहा हो। एक चीज ना, एक बड़ा बेसिक सा अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, इस चीज को जरा आपने समझना है, इस चीज को आपने याद रखना है। आप आई कैप में हैं, आप एसीसी में हैं, या आप डिफरेंट अकाउंटिंग लेवल्स पे हैं, एक कंफ्यूजन आती है अबाउट टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। सवाल ये है कि जो टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स हैं, इनका क्या करना है, इनको कहाँ पे क्लासिफाई करना है। क्या हमने इसको, देखो बेटा, IAS 16 में लेके जाना है, या हमने इसको IAS 2 में लेके जाना है। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, जहाँ पे अक्सर बच्चा कंफ्यूज होकर गलती करता है। अब टूल्स एंड स्पेयर पार्ट में तो क्या आएगा, देखिए टूल्स एंड स्पेयर पार्ट में आ जाएगा, आपके पास हथौड़ी हो गई, आपके पास पेचकस हो गया, आपके पास प्लास हो गया, आपके पास ये जो पेच है वो हो गए, कील हो गए। ये है आपके टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। इसको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, इसको हम कैटेगराइज करेंगे टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स में। हथौड़ी है, पेचकस है, प्लास है, पेच है, कील है, इसको हम लेके चलेंगे। अब सवाल ये है कहाँ पे लेके चलना है, 16 में लेके जाना है कि IS 2 में लेके जाना है। एक चीज आपने बड़ी कैटेगोरी के लिए याद करनी है, रखनी है, कि अगर आप इनको बेचने के लिए रखें, मतलब मेरी दुकान है और मैं, मेरी हार्डवेयर की दुकान है, मैं उसमें हथौड़ी, पेचकस, प्लास और ये पेच और कील बेच रहा हूँ, इफ दे आर हेल्ड फॉर द रीसेल पर्पस, फिर जाएंगे ये इन्वेंट्री में। फिर ये किस में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे। तो इन्वेंट्री के लिए तो बड़ा क्लियर है कि अगर आपने इनको रखा है रीसेल के लिए, अगर किसके लिए रखा है, रीसेल पर्पस के लिए रखा है, तो फिर किस में लेके जाना है, आपने इसको इन्वेंट्री में लेके जाना है। लेकिन क्या यहाँ पे रीसेल की बात हो रही है, यहाँ पे रीसेल की बात तो नहीं हो रही। अगर वो कह जी आपका बिजनेस है, आप पेच बेच रहे हैं, हथौड़ी बेच रहे हैं, पेचकस बेच रहे हैं, बिजनेस किएगा, फिर तो मेरी इन्वेंट्री है, IS 2 के मुताबिक रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन हमने बेचने के लिए नहीं रखा, हम तो इस्तेमाल करना है, हमने तो इस्तेमाल करना है। मैंने हैमर ले लिया है, मैंने स्क्रू ड्राइवर ले लिया है, मेरे पास पेज पड़े हुए हैं और मैंने ये इस्तेमाल करने हैं। क्या मैं अब इनको IAS 16 में लेके जाऊंगा। बिकॉज अगर मैं बात करूं IAS 16 की, तो टैंजिबल आइटम्स है, सर थोड़ी टैंजिबल है, हाथ लगाए, पकड़ के सर में मारे, अगले का सर खुल जाएगा, ये टैंजिबल भी है। इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड यूज। जाहिर सी बात है, आप अगर आज हथौड़ी लेके आओगे, तो क्या हर महीने बाद हथौड़ी खत्म हो जाएगी, हर महीने बाद पेचकस खत्म हो जाएगा, नहीं, चलेंगे भी। और क्या वो इनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर आप गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स की प्रोडक्शन में थोड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप एडमिन पर्पस के लिए, तो वहां भी इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम इसको उठा के अपने IAS 16 में एसिड बना देंगे। ये हथौड़ी, पेचकस, कील, पेच,
क्या हम इनको उठा के IAS 16 में अपना एसेट बना देंगे? क्या जवाब होगा आपका, जरा सोचिए। सर, क्या जवाब होगा? बिकॉज इन्वेंट्री तो नहीं है, इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इसको बना लेंगे? अब देखें, जब हमने इसको एसेट्स में लेके जाना है ना, तो हमने एक चीज देखनी होनी है, वो है मटेरियल, मटीरियलिटी लेवल। सोचें, आपके सारे एसेट्स जो हैं वो मिलियंस में रिकॉर्ड हुए हैं, और आप एक हैमर को जो है वो लिख रहे हैं 500 रुपए की। तो 500 रुपए इज वेरी इमटेरियल, मटेरियल नहीं है। आपका ये टूल्स, आपके ये स्पेयर इन्वेंट्री नहीं थे, खुद इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अगर इनकी अमाउंट मटेरियल नहीं हुई, इनकी अमाउंट मटेरियल नहीं हुई, बहुत थोड़ी रकम है, तो फिर रिमेंबर याद करना, अगर ये हथौड़ी पेचकस वगैरह इमटेरियल है, मटेरियल नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे? हम इसको अपना एक्सपेंस शो कर देंगे, हम इसको एसेट मानेंगे ही नहीं। हम इसको एसेट मानेंगे ही नहीं, बल्कि हम इसे क्या शो कर देंगे? वी गोना शो दिस एज आवर एक्सपेंस, बिकॉज ये इमटेरियल है। भाई, हमारे पास सारे एसेट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं मिलियंस के, और उन मिलियन के एसेट्स के साथ मैंने 550 रुपए की हथौड़ी लिखी हुई है। कुछ समझ आएगा? कुछ 400 रुपए का पेचकस लिखा हुआ समझ आएगा? 10 दर्जन कील लिखे हुए हैं 250 रुपए के, समझ आएंगे? 700 रुपए का प्लास है, मतलब मेरे पास एक प्लाट है 700 मिलियन का, अगला एसेट है जी 700 रुपए का। तो नहीं, ये मटेरियल नहीं है। इसे हम क्या करेंगे? एक्सपेंस आउट करेंगे। अब सवाल ये है, क्या ये मटेरियल हो सकते हैं? यस, दे कैन बिकम मटेरियल। कब? अब एक हथौड़ी 350 की है, एक हथौड़ी 350 की है, ये मटेरियल नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास 100 हथौड़ी है, आप मटेरियल हो जाएगी। मेरे पास एक पेज का सेट जो है वो मेरे पास 1000 रुपए का आया, लेकिन मेरे पास 10,000 पेज पड़े हुए हैं, वो हो जाएगा पेज। तो अगर ये ग्रुप कर लेते हैं, और ग्रुपिंग करने से, क्लब करने से एसेट्स की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, फिर हम उसको क्या कह सकते हैं? अपने पीपीई में शो कर सकते हैं। अदरवाइज नेग्लिजिबल अमाउंट है, इमटेरियल है, कहाँ लेके जाएंगे हम इसको? प्रॉफिट एंड लॉस पे एक्सपेंस आउट करेंगे। और अगर बेचने के लिए रखी हुई है, तो किस में जाएगी? आपकी इन्वेंट्री में हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये कंसेप्ट समझ आया? ये इतनी कंसेप्चुअल और लॉजिकल बात है, बच्चों को नहीं पता, बच्चों को इसका पता ही नहीं होता। इवन अगर आप फेल होके आए हैं, क्या आपको पहले इस चीज का पता था? If that is not your first attempt, what to do with these spare parts and tools? अब आगे चलते हैं। आगे हमने ये जो स्टार्टिंग पे बात डिस्कस कर ली थी, व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि जब हमने एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, हमने एसेट्स को खरीद लिया, हमने एसेट्स को खरीद लिया। अब अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने इन एसेट्स को रिकॉर्ड करना है, और उसने रिकॉर्ड करना है अपनी बुक में। उसने बुक पे जिस कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करना है, हमने उस कॉस्ट को देखना है। और बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट की।
कि पहली दफा जब हम एसेट को खरीद कर लेके आएंगे, किस वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहा होगा। इनिशियली तो हम उसको उसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट रिकॉर्ड करने का मेथड क्या होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे उसकी परचेज प्राइस, कि हमने कितने का खरीदा, हम वो लेंगे। इसमें से अगर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला, हमें क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट, वो हम लेस करवा देंगे। एक होगा कैश डिस्काउंट या एक होगा सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट को यहाँ नहीं लेके जाना। ये जो होगा ना आपका कैश डिस्काउंट या जो आपका होगा सेटलमेंट डिस्काउंट, मैं लिख देता हूँ। ये जो कैश डिस्काउंट हो गया या जो आपका सेटलमेंट डिस्काउंट हो गया, रिमेंबर इसको आप लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको एसेट में नहीं लेके जाना। एसेट में क्या आएगा आपका, ट्रेड डिस्काउंट जो है वही आ रहा होगा। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो भी आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज होंगी। अगर आपने एसेट को इंपोर्ट किया है तो वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई ये ऐड करेंगे, अगर आपने कोई कस्टम वगैरह पे किया है वो आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, कौन से होंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वो ऐड करेंगे। रिमेंबर, जो रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, जो क्या होते हैं, रिफंडेबल टैक्सेस, वो हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उसको हम एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। रिफंडेबल टैक्सेस का मतलब क्या है कि मैंने आज एक एसेट को खरीदा, आज मैं टैक्स पे करूंगा, कल को मैं रिटर्न जमा करूंगा, मुझे गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो ये है आपके रिफंडेबल टैक्सेस। इन रिफंडेबल टैक्सेस को हमने कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनाना होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। रिफंडेबल टैक्सेस को हमने कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना होता। अब ध्यान से, अगर अगर रिफंडेबल टैक्सेस इस परचेज प्राइस में ऐड है तो लेस करवा दो, अगर ऐड नहीं है तो इग्नोर कर दो। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो आपको कोई एसेट गिवन करता है, उसकी परचेज प्राइस में ये रिफंडेबल टैक्सेस ऐड हैं, तो इसको क्या करवा दो, लेस करवा दो। अगर वो परचेज प्राइस में ऐड नहीं है तो फिर क्या कर दो, इग्नोर कर दो। गॉट इट। उसके अलावा जो आपको रिबेट्स मिलेंगे वो भी लेस करेंगे। रिबेट्स का मतलब होता है रियायत। ट्रेड डिस्काउंट इसमें थोड़ा फर्क है। ट्रेड डिस्काउंट वो खुद ऑफर कर रहा है, ये तरला मिनता मार के आप उसको कह रही हैं। तो ये आपके पास जो आएगी ना यहाँ पे वैल्यू, इसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज, कि हमने एसेट कितने का खरीदा है, हमने एसेट कितने का बाय किया है, दैट इज सेट टू बी कॉस्ट ऑफ परचेज। ये क्लियर है, ये क्लियर है भाई। आपको इस अमाउंट का ये एसेट पड़ा है, लेकिन अभी आप इस एसेट को लेके नहीं आए। इस एसेट को खरीदने का ये पड़ा, ये उसकी कीमतें खरीद है। ये इसकी क्या है, कीमतें खरीद है। अब हम इस एसेट को लेकर अपने पास आएंगे, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे, कुछ खर्चा आएगा। वो जो खर्चा आएगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ये वो खर्चा है जो इस एसेट की वजह से हुआ। अगर हम ये एसेट ना खरीदते, हमारा ये खर्चा ना होता।
अब वो कौन सी हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैरेज इनवर्ड पे किया, आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की। आप खुद बताएं, अगर आप ये एसेट ना खरीदते तो क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ी? आपने वो ट्रक वाले को पैसे क्यों दिए हैं? बिकॉज आपने ये एक्स वाई जी जनरेटर जो है वो खरीदा है। ऐसे ही है ना? अगर आप वो एक्स वाई जी जनरेटर ना खरीदते, अगर आप वही एक्स वाई जी जनरेटर ना खरीदते, आपको ये पे नहीं करनी पड़ी थी। आपने ये पेमेंट की ही इस वजह से है बिकॉज जनरेटर लिया। आपको फॉर एग्जांपल प्रोफेशनल्स को पैसे देने पड़ते हैं, प्रोफेशनल फी पे करनी पड़ती है, वो इसमें आ जाएगा। और इसके अलावा, उसके अलावा उसके अलावा और कुछ हो सकता है? उसके अलावा और बताएं। उसके अलावा बताएं। और बताएं, और बताएं, और बताएं। सोचो 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 सोचो। साइड प्रिपरेशन। अब फॉर एग्जांपल मैंने जनरेटर खरीदा, मैंने जनरेटर खरीदा, मैं जनरेटर खरीद के लेके आया भाई। मैंने जिस जगह पे जनरेटर रखना है, मुझे वो जगह तैयार करनी है ना। सो अगर मैं जनरेटर ना खरीदता तो क्या वो साइट मुझे प्रिपेयर करनी पड़नी थी? अब खुद सोचें, उस साइट के ऊपर जो लेबर, मजदूर, मटेरियल, मिस्त्री इस्तेमाल हुआ, वो किसकी वजह से हुआ है? वो क्या उस जनरेटर की वजह से हुआ है कि वैसे ही हो गया? बताएं। तो दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। वो इस जनरेटर की वजह से हुआ है। उसके अलावा आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे करते हैं भाई, जनरेटर आता है, वायरिंग होती है, बंदा आता है, वो यहाँ पे रहे हैं। तो ये सारे खर्चे हैं। आप अनलोडिंग या लोडिंग चार्जेस जो है वो पे करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जनरेटर आया, अब जनरेटर को उठा के हाथों में नहीं लेके जाएंगे। आप क्रेन मंगवाएंगे, क्रेन आएगी, वो उसको उठाएगी, लोड करेगी, अनलोड करेगी, रखेगी। ऐसा ही होगा ना? तो ये भी खर्चा। अब ये सारे खर्चे हो सकते हैं। इन सब को हम ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एसेट। सर ये वाले जो है ना, ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, आप इसकी लिस्ट को एक्सटेंड करते जाएं, होती जाएगी। वो कोई भी हो सकते हैं, वो कोई भी खर्चा इसमें आ सकता है। इसलिए लेबर ट्रेनिंग कभी नहीं आती। एक चीज याद रखिएगा, एक होता है एम्प्लॉय टेस्टिंग कॉस्ट, एक होती है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरी जिंदगी याद रखनी है। एक होती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। बिकॉज आप अपने आज एक एम्प्लॉय को तैयार करते हैं, उसको ट्रेनिंग कराई, उसको लाइसेंस दिलवाए, सर्टिफिकेट दिलवाए, उसको सारा कुछ किया, वो बाहर निकला फैक्ट्री से, ठा ट्रक बजता है, बंदा गया। वो कंट्रोलेबल नहीं है, वो इसमें नहीं आएगी। आप एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, वो मनहूस जाता है, फोन करता है, सर मैं रिजाइन करूं, मैंने नहीं आना, जो करना है कर ले। यू कांट कंट्रोल, आपको कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो कभी भी इसका पार्ट नहीं बनेगी। इसका पार्ट जो है वो कभी भी नहीं बनेगी। ये चीज आपने याद रखनी है। ओके। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड रखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का। सर ये लिस्ट याद करने का फायदा नहीं है। मैं आपको लिस्ट में 10 नाम और लिखवा दूं, आई कैप 15 नाम पूछ ले, आई कैप कह दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ आपका जो थॉट है उसको ब्रॉड करने के लिए बात कर रहा हूँ। आपको पेपर में जो है वो कहता है कि आप एक मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं और उस पे आपने अपना एक मैनेजर जो है वो एलोकेट कर दिया। क्या कर दिया है? मैनेजर एलोकेट कर दिया है। मैनेजर की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपए है। मतलब ये मशीन
आती या ना आती, मैनेजर को 2 लाख रुपया मिलना ही मिलना था। ध्यान से सुनिएगा, मशीन आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, मैनेजर को आपने एलोकेट कर दिया है, मशीन आती या ना आती, मैनेजर को 2 लाख रुपया मिलना ही मिलना था। तो मुझे बताएं, इस मशीन आने से क्या मैनेजर को आप कुछ इजाफी पे कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? या उस मैनेजर की पेमेंट का इस मशीन के आने से कोई ताल्लुक, कोई लिंक है? नहीं है ना। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। अब यहां पे मैनेजर की सैलरी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैनेजर की सैलरी जो है वो 2 लाख रुपया थी, हमने मैनेजर को एलोकेट किया मशीन के ऊपर, उसको एलोकेट करने का हमने एक्स्ट्रा पे किया 80,000 रुपया। 2 लाख तो पे कर रहे थे, लेकिन इस इवेंट के साथ उसको लिंक करने का हमने कितना पे किया? 80,000 पे किया। ये जो 80,000 पे कर रहे हैं, क्या अब ये एलोकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं है? सर नो, दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। इसको हम क्या करेंगे? एफडी कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो हम कभी भी इस चीज को लिस्ट डाउन नहीं कर सकते कि यार ये 5-6 कॉस्ट ही आएंगी। आप इसलिए लॉजिक्स के ऊपर आए, आपने कंसेप्ट पे आना है। कंसेप्ट क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि हमने ये एसेट लिया है, इसकी वजह से हमें खर्चा देना पड़ रहा है। अगर ये एसेट ना लेते, खर्चा ना करना पड़ता, दैट इज सेट टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी वो हमेशा एफडी कॉस्ट पे ऐड होगी, और वो कोई भी हो सकती है, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, ड्यूटीज, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन, सैंपलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, वो सारी इसमें आ सकती हैं। अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, ऐड कर दो। अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है तो इग्नोर कर दो। गॉट इट? समझ आ गई? अब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आपने अपने आप को इस एग्जाम्पल्स पे बाउंड नहीं करना, आपने लॉजिक्स पे जाना है। इज दैट क्लियर? अब इसको एक दफा रीड कर लें। जैसे सवाल है, कहते हैं जी, हमने इसकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो फाइंड आउट करनी है। एंटिटी के मशीनरी अकाउंट में क्या होगी और क्या नहीं होगी, उसको हमने देखने। कहते हैं एंटिटी परचेज सम हैवी मशीनरी, इनवॉइस फॉर द मशीन है शो द फॉलोइंग आइटम। कॉस्ट ऑफ मशीनरी है 46 मिलियन की, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी है 900 मिलियन की, 12 मंथ वारंटी ऑन मशीन है, 12 माह की वारंटी है मशीन की,
और अमाउंट पेएबल है आपके पास कितनी, 4850 की। In addition, entity incurred 3.4 million in making modification to its factory so that heavy machinery could be installed। हमने कॉस्ट बतानी है कितने की। देखें अब पहले आ जाएगा 46 मिलियन की आपने मशीन ली है, तो ये आ जाएगी जी 46 मिलियन की मशीन आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है वो 0.9 मिलियन की है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। ये चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वारंटी है ना, वारंटी तो रेवेन्यू है, ये तो इसमें नहीं आएगी। उसके अलावा ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है 3.4 मिलियन की, ये भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ये सारी इसमें ऐड हो जाएगी। तो हम टोटल करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन क्या बनेगी, 50.3 मिलियन। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 50.3 मिलियन की जो है वो हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है जी? उसके बाद है एक सवाल है, हमने एक एसेट जो है वो बाय कर लिया, बाय करने के बाद क्या उस पर खर्चा नहीं होता, होता है, क्यों नहीं होता। आपने एक प्लॉट लिया, प्लॉट के ऊपर आपने जो है बिल्डिंग बना ली, आपने एक 2 मंजिला जो है वो घर लिया, 2 मंजिला घर लिया, उसको 3 मंजिला पे कन्वर्ट कर दिया। आपने गाड़ी ली, उसके टायर चेंज हो रहे हैं, ब्रेकें चेंज हो रही हैं, व्हीकल चेंज हो रही है, ये सारा कुछ जो है वो इसमें आ रहा होता है, ऐसा है कि नहीं। तो इनको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स। क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। आवाज आ रही है। हम इन्हें क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, जो बाद में होते हैं। अब इन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स का हमने करना क्या है, ये जो हमारे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, हमने इन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स का करना क्या है। क्या हमने इनको कैपिटलाइज करना है या हमने इनको एक्सपेंस आउट करना है, याद रखिएगा। तो इन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स को ना हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। इसको यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स जो है इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है। एक वो कैटेगरीज है कि आपने खर्चा किया, उस खर्चे की वजह से इम्प्रूवमेंट हो रही है, उस खर्चे की वजह से एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है, उस खर्चे की वजह से आपकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ रही है। और एक ये है, और सेकंड जो है दैट इज फॉर द डे टू डे, दैट इज फॉर द रेगुलर मेंटेनेंस, दैट इज फॉर द रूटीन वर्क। ये है जो खर्चा इसका है ना, रूटीन वर्क का, रिपेयर्स का, मेंटेनेंस का। रिमेंबर, इसको हम हमेशा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस शो करेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना एक्सपेंस जो है वो शो करेंगे। और जो ये इम्प्रूवमेंट है, एफिशिएंसी है, कैपेसिटी बढ़ रही है, इस पे जो खर्चा होगा उसको हम क्या करेंगे, वो हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। और वो क्या बनेगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने एक एसी लिया, आप उस एसी की हर साल जो है वो गैस जो है वो चेक करवा रहे हैं, आप उस एसी की हर साल जो है सर्विस करवा रहे हैं, ये उस एसी का रूटीन का खर्चा है, ये क्या होगा, एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन उस एसी का कंप्रेसर खराब हो गया, आपने वो चेंज करवा दिया, ये उसकी इम्प्रूवमेंट है,
ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। आपके पास बाइक है, आप बाइक की मेंटेनेंस करवाते हैं, ऑयल चेंज करवा लिया, ब्रेक चेंज करवा लिए, टायर डलवा लिए, ब्रेक ड्रम चेंज करवा लिए, ये सारा रेगुलर मेंटेनेंस में आता है। ये खर्चा क्या होगा, सारा एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन उस बाइक का इंजन चेंज करा लिया, ये क्या होगा, कैपिटलाइज होगा। आपके पास बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग को पेंट करवा देते हैं, रंग करवा रहे हैं, कहीं पे प्लस्तर उखड़ गया वो साफ करवा लिया, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जाता है, एक्सपेंस आउट होगा। उसी बिल्डिंग के ऊपर एक और मंजिल डाल दी, ट्रिपल स्टोरी कर दी, तो ये क्या होगा, आपका कैपिटलाइज होगा। तो याद रखिएगा कि जो उस एसेट को चलाने के लिए या उसको उसकी मौजूदा फॉर्म में रखने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं, जो रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारे आपके एक्सपेंसेड होने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो गया, जो आपकी रिपेयर्स हो गई, जो आपका मेंटेनेंस हो गया, जो आपका वारंटी हो गया, जो क्लीनिंग वगैरह हो गया, जो मेंटेनेंस हो गया, तो ये खर्चे ना आपके, इनको आपने हमेशा एक्सपेंस आउट करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा शो करना है। जो खर्चे जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मोटर चेंज करवा दी, 2 मंजिला कर दिया, 3 मंजिला कर दिया, इंजन चेंज हो गया, मशीन चेंज हो गई है, नया पार्ट ला के लगा लिया, पार्ट रिप्लेस कर दिए, इनसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका पार्ट बनाएंगे, एसेट की कॉस्ट का पार्ट जो है बना रहे होंगे। इतना तफसील से मैंने आपको डिस्कस करके समझा दिया है कि आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। गॉट इट। जैसे ये सवाल है, बिजनेस एक्वायर्ड न्यू प्रेमिसेस, प्रेमिसेस कहते हैं कि बिल्डिंग विद मशीनरी, पूरे का पूरा अहाता लिया है, 400 मिलियन का ऑन 1 जनवरी 2015, इन द पीरियड टू द ईयर एंड ऑफ 31 मार्च 2015, फॉलोइंग फर्दर कॉस्ट फॉर इनकर्ड। आपने 400 मिलियन की जो है वो एक क्या ली है, आपने प्रेमिसेस ली हैं, खर्चे किए हैं, इनिशियल अडेप्टेशन में खर्चा है 12 मिलियन का, ये बिल्डिंग खरीद के उसको अपने मुताबिक ढालने पे खर्चा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ऐड हो जाएगा। लीगल कॉस्ट रिलेटिंग टू परचेज, भाई वो जो रजिस्ट्री वगैरह के खर्चे पे किए हैं, फाइल शाइल ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स है, ये है 2.5 मिलियन के, ये भी क्या होंगे, ये इसमें ऐड होंगे, बिकॉज ये भी जो है क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। मंथली क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सर ये रेवेन्यू बेस्ड है, ये इसमें नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट नेसेसरी फॉर मशीनरी टू बी यूज, मशीन के लिए है। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेमिसेस की, हम उस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस अहाते की बात कर रहे हैं, मशीन की बात नहीं कर रहे। तो मशीन के लिए है, और मशीन कितनी बार यूज होगी, तो ये इसमें ऐड होने चाहिए, प्रेमिसेस में नहीं, क्योंकि हम प्रेमिसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेमिसेस तो हमारे पास यही है, तो ये तो मशीन इसमें नहीं आएगी। आप इसको जमा कर लें, ये कितना बनेगा, 414.5 मिलियन, ये आएगी प्रेमिसेस की कॉस्ट, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, इसको लेकर चल रहे होंगे। हाँ भी क्लियर है ये भी। उसके बाद ये छोटी सी एंट्रीज हैं, जब आप एसेट खरीदेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, जब उधार पे लेंगे तो एसेट डेबिट होगा, पेएबल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपने एडवांस में पेमेंट किया, एसेट बाद में आएगा, तो कैश क्रेडिट और एडवांस टू वेंडर डेबिट हो जाएगा, और डेबिट मिल जाएगा, एडवांस क्रेडिट और एसेट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो रहा होगा। तो ये एंट्रीज जो हैं ये खरीदो फरोख्त से है, इसका आपको इतना एज सच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके टी अकाउंट की बात करें, लेजर की बात करें, जो आपने बनाना है, आपके पास आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको हम कहेंगे, ये होता है ओपनिंग बैलेंस। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस।
ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसको हमने क्या करना होता है, बैलेंस शीट में शो करना होता है। जो हम एसेट्स परचेज करेंगे, खरीदेंगे, वो यहाँ पे आएंगे, बिकॉज परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज की एंट्री होती है, एसेट अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट होता है, और बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये एंट्री होती है। इसलिए जो परचेज करेंगे वो यहाँ लिखेंगे, हम जो एसेट्स डिस्पोज ऑफ करेंगे, हम जो एसेट बेचेंगे, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे लिए ये एक बेसिक सा टी अकाउंट है, जो हमने क्या करना है, बनाना है और लेके चलना होता है। तो यहाँ पे हमारी तमाम डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है, विच इज़ रिलेटेड टू इनिशियल कॉस्ट, कि हमने जब एसेट को खरीदना है, खरीद के किसके ऊपर लिखना है, कौन सी चीज़ इसका पार्ट बननी चाहिए, कौन सी चीज़ इसका पार्ट नहीं बननी चाहिए, ये सारा डिस्कस होता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसमें से आपको एमसीक्यू से मिलेंगे, इसमें से आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये चीज़ जो है वो टेस्ट हो रही होगी। हाँ भाई, क्लियर है ये?